बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहजहान सांगी। तो जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक कवर किया था वो था ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लाइकोलाइसिस की इन प्रोडक्ट थी, जो लास्ट प्रोडक्ट थी वो थी पायरुवेट, या उसे हम पायरुविक एसिड कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो प्रोसेस शुरू होता है उसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। लेकिन क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले थोड़ा सा एक और प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट। अब इसकी वजह क्या है, पहले से समझते हैं। देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है तो उसमें होता है क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इतनी जगह नहीं है कि पायरुविक एसिड जा सके, क्योंकि पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सिर्फ 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स ही जा सकते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है। तो अब हमारे पास ये मसला हो गया। तो अब हमारे पास एक ही चीज़ है कि हम पायरुविक एसिड को तोड़ें यानी कि 3 कार्बन है उसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवाएं ताकि वो 2 कार्बन का बन जाए, जिससे हम क्रेब्स साइकिल स्टार्ट कर सकें। तो इसे समझते हैं, ये मैंने ऐसे लिख दिया है आप समझने के लिए कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इतनी जगह नहीं है कि वो रिसीव कर सके 3 कार्बन मॉलिक्यूल को, तो इसलिए हमें उसे 2 कार्बन में तोड़ना है। तो इसके लिए हम पायरुविक एसिड या पायरुवेट की हम डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, यानी कि एक कार्बन एटम उससे निकालेंगे। तो जैसे ही हम डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे तो उसके साथ ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने डीकार्बोक्सिलेशन करवाई क्योंकि हमें इसे बनाना है 2 कार्बन मॉलिक्यूल, तो इसके साथ हो गई ऑक्सीडेशन। अब इस नतीजे में हमें मिल गए इन रिज़ल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन, इसे हम हाइड्रोजन या प्रोटॉन कह सकते हैं तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो हमारे पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो जाते हैं विच कंबाइन विद NAD एंड फॉर्म NADH+H। तो जैसे ही हमारे पास प्रोटॉन निकल आए तो हमारे पास NAD तो वैसे ही पड़ा है और हमें एनर्जी की ज़रूरत भी है, तो ये प्रोटॉन NAD के साथ मिलकर हमें बना कर देंगे NADH+H। तो ये हमारे पास बन गया। अब 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया, 3 कार्बन था पायरुविक एसिड, उसे हमने डीकार्बोक्सिलेशन करवाई, 1 कार्बन एटम निकाला। तो जो अब 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है उसे हम कहते हैं एसिटाइल, देख सकते हैं, एसिटाइल कहते हैं, ठीक है। अब ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन भी हो गई, ऑक्सीडेशन भी हो गई और ये बन गया एसिटाइल। अब जो ये प्रोसेस हुआ सारा, तो इस सारे प्रोसेस को हम नाम देते हैं एसिटाइलेशन। तो अब हमारे पास बन गया, हमें NAD भी मिल गया, अब NADH+H भी मिल गया और हमारे पास 2 कार्बन का मॉलिक्यूल भी बन गया। तो अब ये रेडी है जाने के लिए क्रेब्स साइकिल, लेकिन इससे कोई सहारा चाहिए, इससे साथ लेकर जाए जो उसे क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी उधर छोड़ कर आए हमारे एसिटाइल को। तो ये एसिटाइल कंबाइन हो जाएगा कोएंजाइम A। अब ये कोएंजाइम क्या है, ये एक सल्फ़र कंटेनिंग एलिमेंट है, कोई मॉलिक्यूल है। तो ये जो एसिटाइल है ये कोएंजाइम A के साथ मिलकर जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ताकि क्रेब्स साइकिल शुरू हो सके। तो ये मैंने प्रोसेस लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो सुनते हैं हम जो भी चीज़ तो कभी कभार भूल जाते हैं, लेकिन आपके पास लिखा हुआ होगा तो ये बेहतर होगा, लिख लें। तो आगे चलते हैं। तो बिस्मिल्लाह। तो अभी जो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जो क्रेब्स साइकिल है, तो इसका प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो ये क्रेब्स साइकिल है, इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, क्योंकि जो क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट है जो शुरू होती है, तो जो पहली चीज़ बनती है ना, तो उसे हम कहते हैं सिट्रिक एसिड। उसी सिट्रिक एसिड की वजह से क्रेब्स साइकिल को भी कहीं कहीं पर नाम दिया जाता है कि ये सिट्रिक एसिड साइकिल। और दोबारा चीज़ आल्सो कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो अब इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि जो सिट्रिक एसिड है वो उसमें पाए जाते हैं 3 कार्बोक्साइल ग्रुप। इन्हीं 3 कार्बोक्साइल ग्रुप की वजह से इसे हम कहीं कहीं पर नाम भी दे देते हैं कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल।
और ये जो प्रोसेस होता है ये पहले बता चुका हूँ कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, हम जो पीछे पढ़ कर आए हैं, तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को आपस में जोड़ता है, वो लिंक करता है। तो क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो देखें, जब एसिटाइल कोएंजाइम ए जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएंगे, तो ये जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये जो 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ये है 2 कार्बन, और ये जो है मिल जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट के साथ, जो ये है 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। सही समझिए। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट के साथ, जो इससे ये मतलब एक सेंस ले लेते हैं, उधार ले लेता है एक पूरा मतलब कंप्लीट करने के लिए 6 कार्बन। तो ये बन गया ऑक्जेलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम का कॉम्बिनेशन। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से प्रोसेस शुरू हो रहा है। अब ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रिक एसिड में। अब इसके दौरान ये जो सिट्रिक एसिड में जैसे कन्वर्ट होगा, तो यहाँ से कोएंजाइम खुद निकल जाएगा। कोएंजाइम का पहले काम क्या था, उसे सिर्फ लाना था, एसिटाइल को क्रेब्स साइकिल में लाना था, तो ये ला लिया। तो ऑक्जेलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम जैसे मिलेंगे तो कोएंजाइम निकल जाएगा बाहर, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी फर्स्ट प्रोडक्ट, उसे हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड बन गया। अब ये जो है हमारे पास है, ये है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम वाले और 4 कार्बन ऑक्जेलो एसीटेट वाले, ये मिल गए तो 6 कार्बन बन गया। अब इसके बाद इससे हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लिया, तो जो प्रोडक्ट बनेगी इसे हम बोलते हैं सिस एकोनेटिक एसिड। अब ये हमारे पास बनी सिस एकोनेटिक एसिड। अब इसको फिर हम एक वाटर का मॉलिक्यूल देंगे तो बन जाएगा हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी उसे हम बोलते हैं आइसोसेट्रिक एसिड। अब यहाँ से हम अपनी कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस हो या क्रेब्स साइकिल हो, तो जो चीज़ हमें चाहिए वो है एनर्जी, तो हम इससे एनर्जी लेना शुरू कर देंगे। जो आइसोसेट्रिक एसिड है ये भी है 6 कार्बन वाला, क्योंकि अभी तक हमने डीकार्बोक्सिलेशन नहीं की, और ये भी है 6 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ये आइसोसेट्रिक एसिड है 6 कार्बन का। तो अब हम इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, 1 कार्बन का मॉलिक्यूल निकालेंगे और उसके साथ हम इसकी ऑक्सीडेशन भी करवाएंगे। यहाँ से हमने कार्बन निकाल लिया एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, तो इसके नतीजे में हमने करवा दी ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन करवाई तो हमें मिल गया 2 प्रोटॉन, और NAD तो हमारे पास पहले ही पड़ा हुआ है, तो ये NAD और प्रोटॉन मिलकर हमें बना कर देंगे NADH+H। अब वापस आए, अब दूसरे प्रोसेस में आए, आइसोसेट्रिक एसिड कन्वर्ट हो गया अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अब यहाँ पर हमने 1 कार्बन निकाल लिया, तो ये जो 6 कार्बन था ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 कार्बन के मॉलिक्यूल में। अब जो हमारे पास है अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड, ये है 5 कार्बन का। अब इसकी एक और भी हम डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो हमने इसका निकाल लिया, 1 कार्बन निकाल लिया कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और इसके नतीजे में हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो गई। ऑक्सीडेशन जैसे हुई तो हमें 2 प्रोटॉन मिल गए, 2 प्रोटॉन मिल गए तो हमारे पास NAD तो वैसे पड़ा है, तो वो मिलकर NADH+H बना कर देंगे जो हमें चाहिए एनर्जी। और ये इसको हम अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड को कन्वर्ट कर देंगे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कैसे बना, ये जो कोएंजाइम ए जो पहले हमने निकाल दिया था, अब यहाँ पर ये वापस आ जाएगा, मिल जाएगा इस प्रोसेस में, ये मिल गया सक्सिनाइल के साथ। जो सक्सिनाइल के साथ कोएंजाइम ए मिलेगा तो उसे हम बोलते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब क्या है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सेनिक एसिड में, और इसके दौरान क्या होगा कि ये जो है कोएंजाइम ए ये वापस बाहर चला जाएगा। जैसे ही कोएंजाइम ए बाहर जाएगा, इसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होगी। जैसे हम पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, यहाँ पर एक्सोथर्मिक होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। उसी एनर्जी जैसे रिलीज़ होगी ये होगी इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप में। अब ये जैसे ही रिलीज़ होगी, हमारे पास ADP तो पहले ही पड़ा हुआ है,
ATP जिसे पड़ा हुआ है, तो ATP और इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलकर हमें बना कर देंगे ATP का मॉलिक्यूल। ये बात समझने की है, जैसे ही हमने कोएंजाइम A निकाला तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, तो उसी वजह से ही एनर्जी रिलीज हुई और उसी एनर्जी इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलकर ADP के साथ मिला और हमें मिल गया ATP। यहाँ पर बात समझ आ गई, चलो ये इजी है बहुत। ये बन गया सक्सिनिक एसिड। अब सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड में। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन निकलेंगे, एनर्जी बाहर निकली है, ऑक्सीडेशन हुई, तो एनर्जी जैसे बाहर हुई, ये एनर्जी को लेने के लिए NAD नहीं आएगा। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल आएगा वो होगा FAD। NAD अलग चीज़ है, FAD अलग चीज़ है। ये हो जाएगा FAD में कन्वर्ट। FAD ये प्रोटॉन और FAD मिलकर FADH2 बना देंगे, ये भी एक मॉलिक्यूल है। तो ये सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड को हम फिर देंगे एक वाटर का मॉलिक्यूल। फ्यूमेरिक एसिड जैसे ही देंगे तो ये बन जाएगा मैलिक एसिड में। अब यहाँ पर भी हमारे लिए कुछ नहीं बना, हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल दे दिया है, तो ये मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा फिर डायरेक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसीटेट में। ये है 4 कार्बन जो शुगर है, ये ऑक्जेलो एसीटेट है, ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसी दौरान हमारे पास होगी ऑक्सीडेशन। जैसे ही ऑक्सीडेशन होगी तो 2 प्रोटॉन निकलेंगे, 2 प्रोटॉन मिलेंगे NAD के साथ। NAD जो NAD और प्रोटॉन मिलेंगे उसे हम बोलते हैं NADH+H। अब यहाँ पर जो बात समझ आ रही है कि देखें, यहाँ पर हमने करवाई डिकार्बोक्सिलेशन, ये बन गया 5 कार्बन में, 5 कार्बन से अल्फा कीटोग्लिसरेरिक एसिड की भी हमने डिकार्बोक्सिलेशन करवाई, फिर हमें मिल गई NAD। हम आगे क्यों नहीं करवा सकते? आगे भी तो 4 कार्बन पड़े हैं ना, हम नहीं करवा रहे क्योंकि ये जो 5 कार्बन कन्वर्ट हो गए 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन हमारे अपने नहीं हैं। एसीटाइल जो लाया था सिर्फ 2 लाया था, वो हम 2 ही निकाल सकते थे, सही है। तो इसलिए हम ज़्यादा फर्दर डिकार्बोक्सिलेशन इसके आगे नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमने उधार ले लिए थे ऑक्जेलो एसीटेट के साथ, एसीटेट से, तो हमें वापस करने 4 कार्बन और वो कन्वर्ट करना है ऑक्जेलो एसीटेट में। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। जैसे कि ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया ऑक्जेलो एसीटेट में। जब हम पहली बार लाए थे एसीटाइल, तो एसीटाइल कोएंजाइम है, तो पहले से हमारे पास पड़ा हुआ था ऑक्जेलो एसीटेट। अब यहाँ पर हमने प्रोसेस चलवाया, एसीटाइल हो गया हमारे पास ख़त्म। अब हमारे पास जो वापस देना था वो 4 कार्बन, वो है ऑक्जेलो एसीटेट। अब ये जो है साइक्लिक प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। अब एक और आएगा एसीटाइल, फिर उससे शुरू करेगा ऑक्जेलो एसीटेट, ये ऐसे प्रोसेस होगा, ऑक्जेलो एसीटेट वहीं का वहीं रह जाएगा, फिर वो एसीटाइल ख़त्म हो जाएगा, फिर ये प्रोसेस सारी ज़िंदगी चलता रहता है। अब जो हमारा मेन मकसद था इससे एनर्जी लेना, अब देखते हैं हमें कितनी एनर्जी मिली। अब वो काउंट करते हैं। वो जो पहले हम ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट में जो हमने एनर्जी ली, तो वो थी NAD, H+H सिर्फ हमें मिला था, H+H मिला था। तो वो हमारे पास 2 ही प्रोसेस चलते आ रहे हैं शुरू से, तो ये हमारे पास थे टोटल 2। अब यहाँ पर आगे क्रेब्स साइकिल है, देखते हैं कि अब क्रेब्स साइकिल में हमारे पास NADH+H कितने मिले। एक यहाँ मिला, एक दूसरा यहाँ 2 और तीसरा यहाँ 3। टोटल हमें जो क्रेब्स साइकिल में मिले 3 मिले। अब ये भी 2 ही प्रोसेस हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 2, तो टोटल मिले हमारे पास 6। BOP लिखा है, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट, समझ आइएगा। अब दूसरा देखते हैं कि हमें ATP कितने मिले। ATP पूरे प्रोसेस में हमें सिर्फ मिला 1 ही बार ATP मिला। अब ये 2 होते हैं तो हम टोटल लिखेंगे 2 ATP। टोटल 2।
अब दूसरी जो प्रोडक्ट मिली हमें मिली FADH2 या FADH+H भी कह सकते हैं। टोटल NADH+H मिले 3। अब 2 प्रोसेस चलाते हैं, हमारे पास 2 पायरुविक एसिड थे तो 2 ही एसिटाइल कोएंजाइम बने थे तो 2 ही बने, तो 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास बन गए 6। अब सारे प्रोसेस में हमें एक बार ही ATP मिली, तो अब 2 प्रोसेस हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि 2 FADH+H भी एक साइकिल में सिर्फ एक मिला, हमारे पास 2 साइकिल चलेंगे तो ये बन गया 2। अब ये बात समझने की, ये जो NADH+H है ये है 3 ATPs के बराबर। एक NADH+H हमारे पास है 3 ATP के बराबर, 3 ATP बराबर। और जो FAD है ये है हमारे पास 2 ATP के बराबर। ये उम्मीद है आप सबको पता होगा, एक NADH+H 3 ATP बराबर होता है और एक FADH+H 2 ATP के बराबर होता है। अब गिनते हैं कि हमारे पास टोटल ATP कितने बने, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। हाँ, तो देखते हैं NAD 2, ये 2 2 और 6 8 टोटल बने हमारे पास NADH+H। और FAD हमारे पास कितना बना, 2 के बराबर था तो 2 ही बने थे तो इसे मल्टीप्लाई करें 2, और ATP 2 ही मिले हमें टोटल। एक ही सेकंड, मल्टीप्लाई 2, ये मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 24, ये बनेगा 4 एंड ये 2। अब इससे प्लस करेंगे ये बनेगा टोटल 30। जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल और ब्रेक डाउन ऑफ पायरवेट में जो हमारे पास ATP बने, तो जो डायरेक्ट ATP है, टोटल डायरेक्ट ATP बने हमारे पास 2, जो इनडायरेक्ट ATP है वो बने हमारे पास 28। ब्रेकडाउन ऑफ इसमें नाम क्या कहते हैं, पायरवेट और क्रेब साइकिल में टोटल जो हमारे पास ATP बने वो बने 30। उसमें से जो डायरेक्ट ATP हैं वो बने 2 और जो इनडायरेक्ट ATP हैं वो हमारे पास बने 28। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आई गई होगी। तो यहाँ पर टॉपिक ख़त्म। अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ